पिछले भाग में आप सबने देखा कि कहानी में अंजलि अपने दोस्त के लिए विशैली की हर चाल से लड़ जाती है। वहीं मृणालिनी के दोस्त छाया और कबीर भी अंजलि की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि ने आखिर विशैली को कैद कर पृथ्वी लोक पर लाकर ध्रुव की जान बचा ही ली, मगर विष कन्या ने अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए आगे। विष कन्या के मूर्छित होते ही गुफा में बैठा कटकानंद गुस्से से हवन कुंड में आंख फेंकता है। नहीं, असंभव। सदी के सबसे विषैले विष की कन्या विशैली को कोई कैसे हरा सकता है। मेरी सभी चालें धीरे धीरे असफल होती जा रही है। अब मुझे मेरा सबसे बड़ा मोहरा फेंकना होगा। और कटकानंद सामने की चट्टान पर वार करता है और वह चट्टान 2 हिस्सों में फट जाती है, जिसके अंदर से एक बर्फ का गोला निकलता है और कटकानंद हवन की लकड़ी उठाकर उस गोले को पिघलाने लगता है। अंजलि, तुम जानती थी कि विषकन्या के जहर से तुम भी नहीं बचोगी, फिर भी तुमने मेरे शरीर से जहर निकाला और तो और मुझे बचाने के लिए तुम पाताल लोक तक चली गई। आखिर क्यों अंजलि? मुझ अजनबी के लिए इतना क्यों किया तुमने? अजनबी नहीं ध्रुव, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना है। अर्जुन और शिवानी के बाद कोई मेरा दोस्त नहीं था, और फिर तुम मिले तो लगा सालों बाद भी इस दुनिया में दोस्ती जिंदा है, और उसके लिए मैं पाताल लोक तो क्या शमशान तक में जा सकती हूँ। क्या बस दोस्त? तो तुम दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही थी, क्या कोई और बात नहीं थी? नहीं, और क्या ही बात होगी। अब जल्दी घर चलो, वहां शादी होने वाली होगी। मगर मेरे लिए दोस्ती नहीं है अंजलि, ये हमारा प्यार है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो अब जल्दी चलो। और अंजलि पलटकर जाने लगती है। तभी मृणालिनी ध्रुव की ओर आंख मारती है और ध्रुव जमीन पर गिर जाता है। दीदी देखो जीजू को क्या हुआ। अंजलि ध्रुव को जमीन पर पड़ा देख दौड़कर उसके पास जाती है और रोने लगती है। ध्रुव, क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव, उठो ना। तभी मृणालिनी पीछे से हंसती हुई आती है और ध्रुव भी हंस देता है और अंजलि को अपनी बाहों में जकड़कर जमीन पर ही गिरा देता है। इतनी सी बात पर परेशान हो गई मेरे लिए? ये प्यार नहीं तो क्या है अंजलि? इतने कम समय में मेरी परवाह आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, मुझे अच्छे लगने लगे हो तुम। दोबारा ऐसा मजाक मत करना ध्रुव। और ध्रुव और अंजलि एक दूसरे के गले लगते हैं। दीदी जीजू अब चलो, वहां मिहिर सलाखा की शादी है। 1 मिनट रुको। अंजलि दीदी, छाया और कबीर कहाँ है? कौन छाया और कबीर? छाया कबीर मेरे दोस्त जो आपकी मदद के लिए पाताल लोक में गए थे, वो कहाँ है? अच्छा, वो दोनों। हाँ, उन्होंने ही तो मुझे बचाया था और मुझे बाहर जाने के लिए कहा था। बोले कि वो अभी आ रहे हैं, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। तभी मृणालिनी की नजर उसकी कलाई पर बनी उन जीवन रेखाओं के ऊपर पड़ती है। अन्नी दीदी, ये देखो, यहाँ तो अब केवल एक ही लाइन बच रही है। छोटी, ये जीवन रेखा पाताल लोक में जाने वाले लोगों के हिसाब से मैंने बनाई थी। मैं तो सही सलामत आ गई, पर 2 रेखाएं गायब है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त मेरी वजह से मारे गए। और मृणालिनी जोर जोर से रोने लगती है और अंजलि उसे संभालती है। फिर सब घर वापस लौटने लगते हैं। जमीन पर पड़ी विशैली की लाश उसके अपने ही जहर से एकदम ही काली पड़ चुकी थी। तभी उसके आसपास काला धुआं उठने लगता है और वह जमीन के अंदर समा जाती है। वहां भारी पत्थर पकड़े छाया और कबीर अब थक चुके थे कि अचानक उनके पीछे से कोई अपनी शक्ति से हमला करता है और दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं और भारी भरकम चट्टानों के नीचे दब जाते हैं और पाताल लोक में उनकी बस चीख गूंजकर रह जाती है। विशाखा आईने में अपने पीछे सलाखा खड़ी देखती है, जो जोर जोर से हंस रही थी। बहन, तू आजाद कैसे हो गई? मैंने तो तुझे कैद कर दिया था ना। कैद में तो तू है पागल लड़की। तू तो मिहिर से प्यार भी नहीं करती, फिर भी एक ऐसे रिश्ते में बंधने वाली है जो तेरा है भी नहीं। तरस आ रहा है तुझ पर मुझे। बेचारी। विशाखा ये सुनते ही कांच के ऊपर सामान फेंकती है और कांच टूट जाता है और सलाखा भी गायब हो जाती है।
इसका मतलब कि ये बस मेरा वहम था। फोकस कर विशाखा, फोकस। तुझे बस मिहिर से शादी करनी है और अपनी उस बहन को नीचा दिखाना है। अंजलि भी उन दोनों के साथ घर आ चुकी थी और सुलेखा को भी नींद से होश आ गया था। सुलेखा बाहर आती है और देखती है कि घर में तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अरे भैया, शादी का तो दिन आ भी गया। अरे बहना, तेरी आवाज ठीक हो गई? पता नहीं भैया, मुझे तो ठीक से कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं जीजी, आप जाकर सलाखा को ले आइए और अंजलि बहन जी आप जाकर मिहिर को ले आइए। तभी पीहू भी वहां आ जाती है और पीहू और अंजलि मिहिर को लेने जाते हैं, मगर मिहिर अपने कमरे में नहीं होता है। तभी पीहू के कान में कुछ खटखट की आवाज पड़ती है जो कि कमरे की अलमारी से आ रही थी। अरे, लगता है अलमारी में कोई चूहा बंद है। मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ, वरना वह सारे कपड़े खराब कर देगा। और पीहू अलमारी की ओर बढ़ती है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से मिहिर दूल्हे के रूप में तैयार होकर आता है। मिहिर को देख पीहू अलमारी से दूर हट जाती है। तू खुश है ना मिहिर? आज अगर शिवानी होती, तुझे दूल्हा बना देखती तो कितनी खुश होती। कटकानंद जैसे ही आग से उस बर्फ के गोले को पिघलाता है, उसमें से एक विशाल केकड़ा निकलता है और निकलते ही कटकानंद की गर्दन को अपने पंजे में दबा लेता है। अरे अरे, शांत हो जा मेरे केकड़े। तुझे मैंने मुझ पर ही हमला करने के लिए थोड़े ही बुलाया है। तेरा मकसद तो कुछ और ही होगा और इस खेल में तेरी पाली बड़ी लंबी ही चलेगी। शांत हो जा मेरे केकड़े, शांत हो जा। और केकड़ा जमीन पर झुककर बैठ जाता है। हा 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 हा। देखना, इस बार तो मेरी चाल खराब नहीं जाएगी। अगर मैं ऐसे शादी में गया तो किसी को भी मुझ पर शक हो सकता है, इसीलिए मुझे भेष बदल कर जाना चाहिए। और गिरीश दाढ़ी मूछ लगाकर भेष बदल लेता है। आज जब मुझे अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो गायब है। कहाँ चली गई गिरीशा तू? और गिरीश सलाखा के घर में मेहमानों के बीच घुस जाता है। सुलेखा सलाखा को लेने जाती है और कमरे में सलाखा के रूप में विशाखा शादी का जोड़ा पहनकर तैयार बैठी रहती है और मिहिर और सलाखा दोनों मंडप में आ जाते हैं। सलाखा मिहिर की ओर देखकर मुस्कुराती है। बस हमारे बीच में अब ये कुछ ही फेरे बचे हैं सलाखा, फिर तुम पर बस मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। ये सुनते ही विशाखा एक बार थोड़ी सहम जाती है कि तभी उसे सामने खड़ा गिरीश नजर आता है। गिरीश ने भले ही भेष बदला हो, मगर विशाखा उसे देखते ही पहचान लेती है। गिरीश, तुम यहाँ? मुझे तो आना ही था मेरी दोस्त। मैं नहीं आता तो तुम्हारी ओर से कौन आता जो शादी में जमकर नाचेगा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? चले जाओ यहाँ से। विशाखा जोर से चिल्लाती है। अरे मैं क्यों जाऊं? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। सब हंसने लगते हैं। अरे, दुल्हन तो आ गई, मगर हमारी लाडो विशाखा कहाँ है? वो कब से नजर ही नहीं आ रही। माँ होगी कहीं भी, अब आप बस मेरी शादी होने दो। और विशाखा फिर से गिरीश की ओर देखकर मंडप में बैठ जाती है। ये कैसी बेचैनी है शिवजी। जिस लड़के को पाने के लिए मैं अपनी बहन तक से लड़ गई, आज वो मेरे बगल में बैठा है, पर मुझे कोई भी खुशी नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? और विशाखा इस दुविधा में शादी के बीच उठने की बजाय बार बार गिरीश और मिहिर की ओर देख रही थी। आइडिया। विशाखा मिहिर के कान में जाकर बोलती है, मिहिर, ये शादी मत होने दो, क्योंकि मैं एक नागिन हूँ। वाह, क्या बात है, और मैं एक नाग हूँ। मिहिर विशाखा की एक भी बात नहीं चलने देता। देखो दुनिया, देखो, आज मेरी विशाखा हमेशा हमेशा के लिए मिहिर की हो रही है। और जैसे ही विशाखा और मिहिर के फेरे होने लगते हैं, गिरीश की आंखों से जोर से आंसू बहने लगते हैं। विशाखा ये देख बौखला जाती है और जोर से चिल्लाती है, नहीं, रुक जाओ। मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब गिरीश और विशाखा की जिंदगी में प्यार करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मिहिर के कमरे में बंद अलमारी के अंदर से बार बार खटखटाने की आवाज आ रही थी कि तभी उस कमरे में कोई एंटर करता है और अलमारी खोलता है। अलमारी को खोलते ही उसमें से किसी का हाथ बाहर निकलता है। विशाखा विलाप करके रोने लगती है। ये देख वहां खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। ये क्या कर दिया मैंने? ये नहीं होना चाहिए था। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। मेरी बच्ची, ये सब क्या बोल रही है तू? क्या हुआ तुझे? गिरीश भी सामने खड़ा खड़ा रो रहा था
उन दोनों को रोता देख मिहिर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से वहां एक जोरदार हंसी की गूंज गूंजती है और मिहिर जोर जोर से हंसने लगता है। अब देखिए आगे की कहानी कि आखिर कौन किसके साथ खेल खेल रहा है और आखिर में इस खेल की बागडोर किसके हाथ में है। कहानी अब अपने अंजाम को है। जल्दी ही सब राज बाहर आने वाले हैं और नए राज जन्म लेने वाले हैं। इसलिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।